नंबरदार साहब, एक कश्मीरी पंडित का दर्द आपने सुना, हमारी सहयोगी उनसे बात कर रही हैं। आप तो खुद लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। ये दर्द, ये पीड़ा आपके जहन में भी है कि 32 साल बाद एक फिल्म आ जाती है और उसके बाद फिर कश्मीरी पंडित चर्चा का मुद्दा बन जाते हैं। 3 दशक तक कोई सुध नहीं लेता, या जितना लेना चाहिए था उतना नहीं लिया जाता। 2 किलो चावल और 600 रुपये। थोड़ी सी पृष्ठभूमि दूंगा। सबसे पहले तो ये इनके आंसू देख के, ये हम पिछले 32 साल से देख रहे हैं। हमने जो आपके द्वारा देश को बताना चाहता हूँ, जिनको आज तकलीफ हो रही है, एक छोटी सी 1-2 घंटे की फिल्म देख के जो उनकी तकलीफ हो रही है, जिसकी बात हम पिछले 32 साल से कर रहे हैं, पूरे आपके द्वारा जो भी हमें माध्यम मिलता करते हैं। हमने जो कश्मीर के अंदर एक एक खून का कतरा बहा है, हमारा पलायन में जो एक एक आंसू हमारा बहा है, आपके द्वारा बार बार बता रहा हूँ, आज दोहरा रहा हूँ, उसका बदला लेंगे भारत के संविधान के अंतर्गत, भारत के कानून के अंतर्गत। ये मत भूलिएगा। दर्द अभी भी है, टीस अभी भी है। सर, हम लोग ये एक फिल्म तो आज आई है, ये लोग कर रहे हैं, हम 32 साल से यही कर रहे हैं। अगर हमने कश्मीर छोड़ दिया होता, अगर हमने कश्मीर की मशाल पिछले 32 साल से जला के नहीं रखी होती, तो कोई फिल्म बनाने वाला नहीं बचता। क्योंकि जेनोसाइड सिर्फ खाली एक एक्सटर्मिनेशन नहीं होती, खाली मारना और भगाना नहीं होता है। उसकी एक और एस्पेक्ट है जो उन्होंने वहां पे कोशिश की कि ये लोग चंद से लोग हैं, इनके कश्मीर, हिंदुस्तान, बाकी हिंदुस्तान की भीड़ में खो जाएंगे, धूल मिट्टी में खो जाएंगे, गलियों में खो जाएंगे। वी डिफाइड दैट एस्पेक्ट ऑफ जेनोसाइड। हमने कश्मीर की मशाल जिंदा रखी, हमने अपनी जवानी दांव पे लगाई। और आप हमें आपके मंच पे बैठा, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन एक वक्त ये था सर, दिल्ली के ऑडिटोरियम्स में, दिल्ली के सेमिनार हाउस में हम गेट क्रैश करते थे, चोरी से घुस जाते थे, टेक्नीशियन लैब ये मार्क लगा के अंदर चला जाते थे, ताकि वहां सुने वहां चर्चा क्या होती थी इन सब सरकारों के अंतर्गत कि कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान को कंप्रोमाइज करना चाहिए। ये वहां पे नैरेटिव होता था, उसको हम कंटेस्ट करते थे। लेकिन अंबरदार साहब, सर एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। जो अभी हो रहा है, जो ये फिल्म के द्वारा जो लोग थोड़े से पागल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं सर, वो इमोशनल हो रहे हैं, वो रो रहे हैं सर, उनको वो दौर याद आ रहा है 1990 का। मैं वही कह रहा हूं ना, उस आंसू का जो हम है ना सर, ये लड़का बैठा ना यहाँ पे सर, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। मद्रास से आता था, ये सुबह की फ्लाइट से आता था, अपना पैसा खर्च करके, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट में इसकी वहां पे पेशी होती थी, इस लड़के की। बीवी बच्चों को छोड़ के आ जाता था यहाँ पे। हमने वो सहा है, सड़कों पे सहा है, जेल में भी सहा है। दिन भर वहां पे सेमिनार सॉल्व होते थे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, हमें दिन भर जेल के अंदर रखा जाता था, क्योंकि उनका हमारी आवाज पहचान नहीं, सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि भारतीयता की बात करते थे। और एक चीज और बताना चाहता हूं सर, आप जो अभी बात कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, सरकार की तरफ से बात हो रहा है। मैं आपके द्वारा नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूं, कितने साल से बता रहा हूं, आज भी बता रहा हूं। अब आपने देखा, एक पिक्चर के द्वारा सबके सामने आया, जो सबको मालूम था पहले। नरेंद्र मोदी तो ग्राउंड लेवल वर्कर रह चुके हैं, उनको मालूम है। हम जो पलायन में थे, वो एक समय की तरह वहां पे काम करते थे कश्मीरी रिफ्यूजीज के साथ। प्लीज औपचारिक तौर पे ये भारत की सरकार ये मान ले कि जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो नरसंहार था, और उसके बाद जेनोसाइड और यूएन का जो जेनोसाइड कन्वेंशन है, उसके अंतर्गत एक ट्राइब्यूनल बिठाया जाए। उस ट्राइब्यूनल में खाली उनको नहीं जिन्होंने रेप, मर्डर और मास मर्डर किया, उनको भी, जो उस वक्त दिल्ली में सरकार में थे और कश्मीर के अंदर सरकार में थे, वो जो कायर बुज़दिल फारूक अब्दुल्ला 19 जनवरी 1990 की रात को भाग गया, कश्मीरी हिंदुओं को जहादियों के हवाले छोड़ गया, और दिल्ली में हिंदुस्तान का पहला मुसलमान गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए उसने खूंखार जहादियों को छोड़ दिया। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, उसके बाद ही 19 जनवरी आया। और जब कश्मीरी हिंदू को बचाने की बात आई, एक आर्मी को नहीं वहां पे डिप्लॉय किया गया। और ये जो जगमोहन गवर्नर की बात करते हैं सर, आज मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता, पूरे भारत को जगमोहन के प्रति श्रद्धांजलि देनी चाहिए, क्योंकि एक जगमोहन ने कश्मीर को हिंदुस्तान के लिए बचाया। ये जो कश्मीर के इस्लामवादी, हिंदुस्तान के बाकी लोग जो जगमोहन को बोलते हैं ना सर, जब राजीव गांधी ने उसको भेजा था वहां पे, कश्मीर के आम लोग इतनी मोहब्बत करते थे उस गवर्नर के साथ, उसको प्यार से बोलते थे जगमोहन बंगी बोलते थे। क्यों? क्योंकि वहां की सड़कें, नालियां साफ करता था, इतना प्रेम हो गया था लोकल जनता को। वो कहते थे हमें कोई मुख्य धारा की सरकार नहीं चाहिए, हमें
करना चाहिए, क्योंकि उसने कश्मीर जहाज को तोड़ने की, रोकने की कोशिश की, इसलिए उनको नफरत हो रही है। ललित जी, आप अपने अनुभव के आधार पर, आंखों देखी के आधार पर जो और तथ्य है उनको भी सामने रख रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रागिनी नायक भी जुड़ चुके हैं। रागिनी, आपका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ भट्टी साहब जुड़े हुए हैं, लगातार सुन रहे हैं। वकार भट्टी साहब हैं। भट्टी साहब, आपको भी लगता है कि इस फिल्म के आने के बाद न सिर्फ यंग जनरेशन को पता चल रहा है कि 90 के दौर में और उससे पहले हुआ क्या था, बल्कि एक बार फिर यह आवाज भी उठेगी कि कश्मीरी पंडितों को जो उनका वाजिब हक और न्याय मिलना चाहिए, उस पर भी बात आगे बढ़े? बिल्कुल, बस अभी और तो कोई नहीं बोलेगा ना, मुझे बोलने दोगे, बस होगी ना, रोना धोना खत्म, अब मैं बोलता हूँ। मेरा भी भाई मारा होगा। क्या मतलब रोना धोना खत्म? मेरा भी क्या मतलब रोना धोना खत्म? क्या रोना धोना खत्म? तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। वहीं आऊंगा राजौरी में तमीज सिखाने, समझ गए? रोना धोना नहीं, वहीं आऊंगा राजौरी में तमीज सिखाने। बहुत हो गया, 20 साल रह लिया ना, बस। वो रोना धोना नहीं, वहीं आऊंगा राजौरी में सिखाने, वहीं राजौरी में सुबह आऊंगा सिखाने, वहीं आऊंगा सवेरे सिखाने रोना धोना। फिर देखूंगा कौन रोना धोना करता है। अरे सिखाएगा फिर मुझे, मैं घर को दिखाऊंगा। तमीज से बात कर, तमीज से बात कर वकार भट्टी, तमीज से और औकात में रहकर बात कर। अब बस चुप करोगे? अभी नहीं करूंगा, बोलने दोगे? मुझे तेरे को बोलने ही नहीं दूंगा मैं। ठीक है, नहीं, शब्दों की मर्यादा रखते हैं। बोलने दोगे? वकारत भट्टी, देखिए, लोगों के इमोशंस की मर्यादा रखिए, सम्मान कीजिए, और शब्दों की मर्यादा भी रखिए। आपको पैनल में इनवाइट किया गया है, अपनी बात कहिए। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा भाई मेरा मरा होगा, 25 गोलियां मेरे भाई को लगी हुई है, जो 2-3 गुंडे बैठे हुए, इनका भाई नहीं मरा हुआ। पहले सुनिए मेरी बात। किसको गुंडा कह रहे हैं आप? वकार भट्टी, मैं फिर कह रहा हूं, शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा। आप अपनी बात कहिए, आपको अपनी बात कहनी है, इसीलिए आपको यहाँ देश की बहस में बैठाया गया है, लेकिन शब्दों की मर्यादा के साथ कहिए। बोलने दीजिए। इन जहादियों को भारत के सामने नंगा कीजिए। ये तालिबान है कश्मीर के, ये हैं जहादी, कोलैबोरेटर्स हैं जेनोसाइड के। आप बैठिए, बोलिए, नंगा कीजिए अपने इस्लामाबाद को। अरे हाफिज सईद के औलाद, बोल हिंदुस्तान को दिखा दे कश्मीर के इस्लामिस्ट ऐसे होते हैं, जम्मू के इस्लामिस्ट ऐसे होते हैं। बदनाम करता है तू कश्मीर को, इस्लाम को बदनाम करता है। जम्मू का डोगरा है तू, और कश्मीरियों की आवाज लेके बन गया डोगरा। जम्मू का डोगरा है तू, राष्ट्रभक्त डोगरा होते हैं मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई और जैन, और तू डोगरा कश्मीरी मुसलमानों का, इस्लामिस्टों का कोलैबोरेटर है, जेनोसाइड का तू आवाज देता है। एक हंसी आते हैं, मौत की बात कर रहे हैं हम, मौत की बात कर रहे हैं, रेप की बात कर रहे हैं, मास मर्डर की बात कर रहे हैं। तेरे मुंह पे हंसी आती है? हफीज सईद तालिबान और हिंदुस्तान पे बैठ के हिंदुस्तान को चिल्लाता है। इनका ना कश्मीर से लेना ना देना, पता नहीं आते क्यों है, पता नहीं सर, इसको बुलाते क्यों है? ठीक है, ना कश्मीर से लेना ना देना, बॉर्डर के पास बैठ के पता नहीं क्या क्या पर्चियां बांट रहे होते हैं। आपकी राय ले कौन रहा है, मुझे समझ नहीं आता। अपने आप को कश्मीरी बोलते हैं, कश्मीरी है नहीं आप। वकार भट्टी, देखिए, कश्मीरी पंडितों की आपके बारे में क्या राय है वो आपने सुन ली होगी इन दोनों से, लेकिन फिर भी हम आपको मौका दे रहे हैं इस बात के साथ कि अपनी शब्दों की मर्यादा रखिए और अपनी बात पूरी कीजिए। शब्दों मैंने कौन सा ऑफिस सईद का, वो मुझे ऑफिस सईद का बेटा बना रहा है, गंदी जुबान वो इस्तेमाल कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। पहले वो उसको पूछो। कहिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। तो बात करना दीजिए ना, अगर मेरी बात से एग्री नहीं है तो ठीक है, बीच में कंप्लीट कीजिए अपनी बात। मेरी सुनिए, अब सुनिए मेरी बात। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी होता है मेरे भाई के साथ हुआ। मेरे भाई डॉक्टर रफीक को 25 गोलियां मारी, ठीक है। ऐसे ही हर एक के बेटे को मारा हो, भाई मारा हो, माँ मरी हो, बच्चा मरा हो, बहन मरी हो। जिसके घर का इंसान इस दुनिया से चला जाता है, जिसकी किलिंग्स होती है, जिसके घर का कत्लेआम होता है, वो वही घर जानता है। ये मैं भी जानता हूँ। मेरे गांव में 3 लड़कियों की, मेरी 3 पड़ोसियों की गर्दनें काटी थी, ये मैं भी जानता हूँ। मेरे पड़ोस में मिरोजाल में हिंदू जो हिंदू थे, उनके घरों को जलाया था। सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, पाकिस्तान के गुण कहते रहते हैं। हिंदू का आपकी सच्चाई अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी सच्चाई। वकार भट्टी, अभी बोलिए आतंकवाद, जिहाद बकवास है, अभी सच्चाई आ जाएगी। ये झूठ बोलना। वकार भट्टी, ये तो बोल सकते हैं, इसमें क्या रहना साहब गलत कह रहे हैं। आप इनको फांसी दो, बोलिए। वकार भट्टी, इसमें गलत बात क्या है वैसे बता दीजिए। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। रागनी, में आता हूं आपके पास। वकार भट्टी, इसमें दिक्कत क्या है? वकार भट्टी, पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इनका दिल धड़कता है लफ्ज़ के पार, दिल्ली से इनको दूरी चाहिए। गला क्यों फाड़ रहा है? कल ही तुझे अमेरिका में जो प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, बोलने दे। बाहर से आके क्यों शोर मचा रहा, गला फाड़ रहा, बोलने दे मुझे।
बोलने दे। पाकिस्तान मैं के कह खिलाफ रहा तेरी हूं, जबान पे लकवा क्यों लगता है? बोल पाकिस्तान मुर्दाबाद, बोल पाकिस्तान मुर्दाबाद, बोल कश्मीर जहाद मुर्दाबाद। तुमने जितने लोगों के नाम लिए उनका मजहब के नाम पे कितने लोगों को मारा गया, मस्जिदों से नारे लगाए, यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा? ऐ कश्मीरी पढ़तो, अपनी औरतें यहाँ छोड़ जाओ, खुद दफा हो जाओ, और तू कहता है कि तेरे को ये रोना धोना बंद कर दो। कौन ये? तू ऊपर वाले को मानता है ना? ऊपर वाले को मानता है, वो वकार मैं आपका रुख करूंगा एक बार फिर, इस उम्मीद के साथ कि शब्दों की मर्यादा रखेंगे आप। जैसे ठीक है, ललित पाकिस्तान जी, शहनवाज मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन रागनी हो रहे हैं ना मुसलमान, ठीक है, मुसलमान को ललित जी, ललित भाग रहे हैं मुसलमान, ललित जी, और तू तालिबानों की हिमायत करता है इन हिंदुस्तान के टेलीविजन। ललित जी मैं आऊंगा आपके पास।